इस वीडियो में हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे और हिंदी से बढ़िया से तरीके से सीखेंगे। ठीक है, कितनी मात्राएं हैं लिखें। तो कितनी मात्राएं हैं आपको क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन है कितनी मात्राएं हैं, तो लिखिएगा मात्राएं 10 हैं। आकर, हर्षी कर, द्रुही कर, हर्षु कर, द्रुही कर, री, के, कै, को, कई, ये मात्राएं हैं और 10 मात्रा है। इसको आप ध्यान में रखिए। ये मात्रा केवल व्यंजन में लगती है। ये मात्रा किस में लगती है? केवल व्यंजन में लगती है। 10 मात्रा क्या है? व्यंजन में लगती है। जैसे का हो गया तो ये वाला बन गया कहाँ? यहाँ, और ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ। तो को का कर कुर्सी को द्रिगो कुर्सु कुर्सी का के कोकर को कंसर, ये सब क्या है? 10 मात्रा लगाया। तो आपको देखिएगा ये वाला जो बना है ना, यहाँ बना है, और की वाला बना है यहाँ, और यहाँ वाला यहाँ, और इसका यहाँ, और इसका यहाँ, और इसका यहाँ, और इसका देखिए यहाँ, और इसका 2 गो है यहाँ, और फिर इसका यहाँ और इसका यहाँ लगा। तो ये 10 मात्रा है ना। तो कितने मात्रा है? तो ये मात्राएं कितनी है? ये मात्राएं 10 हैं। और इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इस एग्ज़ाम में लिखना है। ये पूछे या चाहे नहीं पूछे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन यहाँ से अब देखते हैं क्या है। अनुस्वर और विसर्ग क्या है? यह दोनों व्यंजन है। अनुस्वर और विसर्ग क्या है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा अनुस्वर और विसर्ग क्या है, तो ये दोनों एक व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण में स्वर वर्णों मिला रहता है। तो जैसे अ मिला रहता है, अनुस्वर, ये दोनों व्यंजन है। ये भी व्यंजन है और ये व्यंजन है। ये देखिए अनुस्वर है ये, और ये क्या है? ये भी अनुस्वर, ये विसर्ग है। ये अनुस्वर और ये विसर्ग है ना। ये दोनों बिंदु विसर्ग है और ये अनुस्वर है। तो ये दोनों व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। तो ये क्या है? ये स्वर वर्ण है और ये भी स्वर वर्ण है। ठीक है, तो ये स्वर मतलब ये स्वर वर्ण और ये स्वर वर्ण, तो ये दोनों ये अनुस्वर और विसर्ग क्या है? ये दोनों व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। जैसे ओ में क्या छिपा है? जीव, जब ये मिला ओ तो स्वर वर्ण है, और व्यंजन क्या है? अनुस्वर। ये क्या है? व्यंजन है। तो ओ पर अनुस्वर है, अ हो गया, और ओ पर व्यंजन है। तो ये दोनों व्यंजन है। जैसे इसका उच्चारण कहाँ होता है? आह, अंत और दुख, यहाँ हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। तो अनुस्वर, तो यानी दूगो, एगो सुन्ना को अनुस्वर बोलते हैं और दूगो सुन्ना को क्या होता है? विसर्ग। ये है क्या? तो ये है एक व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। तो ये स्वर वर्ण है और ये भी स्वर वर्ण है। ठीक है, यहाँ हम देख लिए व्यंजन है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ का समझ में आ गया होगा। नीचे लिखे गए शब्दों के नो या नो के अशुद्धियों दूर कर लिखे, है ना। तो अब अशुद्धियों दूर करना है तो हम लोग को यहाँ से करना है। जैसे परिणाम, ये गलत है। परी नाकर, ये लिखना है नाकर ना मो, इस तरीके से होगा परिणाम। प्रणाम, पर नाकर ना मो, प्रणाम, है ना। साधारण, तो साकर साधारण, ये हो जाएगा। अर्चन, है ना, अर्चन, है ना। परन, परनो, तो ये इस तरीके से हमारा ये अशुद्धियों को हमने ये दूर किए। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है? अशुद्धियों को, नीचे के शब्दों को नो के अशुद्धियों पर दूर कर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अशुद्धियाँ दिया है, इसको भी ठीक करना है। तो गुना, गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस तरीके से होगा। कल्याण, यहाँ गलत है, को धलो यान, कल्याण ऐसे होगा। परनाम, परमान, तो इस तरीके ये नो होगा। और क्या है? ऋण, तो ऋण इस तरीके हो सका। प्रार्थना, परो संजू अर्थ ना करना, है ना। वरना, वरण, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं शब्द। यहाँ तक तो हो गया। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वर सब क्वेश्चन यहाँ दिया है, वर्ण किसे, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हो गया गाय, तो गाय क्या हो गया? ये गो क्या हो गया? वर्ण हो गया। यो क्या हो गया? वर्ण, तो ये बन गया शब्द। घो क्या हो गया? वर्ण हो गया। रो क्या हो गया? वर्ण में दोनों मिलके बन गया शब्द। रोटी, हिमालय। तो वर्णों को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, ध्वनियों का मतलब होता है आवाज। जब ये आवाज और एक वर्ण ये वाला मिलता है, यानी को खो, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका शब्द। समझ रहे हैं ना। शब्दों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द, है ना।
तो यहाँ तक समझिए। तो वर्णों या ध्वनियों जब क्वेश्चन पूछे जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो कहिएगा वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में लिखना है। जब भी एग्जाम जब दीजिएगा या चाहे पूछ देगा क्वेश्चन में कि शब्द किसे कहते हैं, ये वर्ण या ध्वनियों को क्या कहते हैं, तो यहाँ लिखना है वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय इत्यादि, है ना। अब यहाँ हम लोग देखते हैं शब्द और पदों में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्द और पदों में अंतर स्पष्ट करें। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, तो ध्वनियों के मेल या वर्णों के मेल से शब्द बनता है। जैसे प, अ, नी, ई, ये क्या है, वर्ण है, ये प, ओ, नी, और यहाँ बन गया। जब ये शब्द बना तो पानी। यह शब्द के जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आता है तो पद कहलाता है। देखिए अभी यहाँ समझिए, ये शब्द है, ध्वनियों की वजह से शब्द बनता है, लेकिन जब ये अर्थ बन के आता है तब ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है। यदि जो अर्थ नहीं बनेगा, प आई है, पानी का कितना है, 2 है, लेकिन ये सब वर्ण है, प आई नी, और जब ये ही वाक्य अर्थ बन के आता है कि अब पानी से समझ जाते हैं कि पानी हो गया, लेकिन यहाँ आग लिखा तो आग का अर्थ बना है ना। अब यहाँ कुछ और वाक्य लिख दें, नी, अब पा लिख देते, ये कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये नहीं आया तो ये पद नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो शब्दों और पदों के अंतर में तो हम क्या है, ध्वनियों के साथ मिल शब्द अंतर, लेकिन जब ये अर्थ बन के आके हमारे सामने प्रकट हो जाए, यानी वो उसका हम अर्थ समझ में अर्थ बनकर आता है तो पद कहलाता है। तो दोनों में अंतर है कि शब्द क्या है, शब्द को बताए थे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मिल को शब्द कहते हैं, लेकिन जब उसके अर्थ वाचक बनकर आ जाए तो उसे पद कहते हैं। बस यही अंतर आप क्वेश्चन में इतना लिख दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन है। तो तत्सम जो शब्द है संस्कृत से हिंदी में आया है। तत्सम क्या है, तत्सम जो शब्द है संस्कृत से हिंदी में आया है। तत्सम जो शब्द है ना, वो संस्कृत से लेके कैसे में आया है, हिंदी में आया, लेकिन उसका हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। उसका हिंदी में आया लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत से आया है और हिंदी में आया लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जगत संस्कृत में भी बोला जाता है, लेकिन ये हिंदी में आया तो भी इसका परिवर्तन नहीं हुआ। फल भी कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द, लेकिन हिंदी में आया, इसका परिवर्तन नहीं हुआ। तो पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, पृथ्वी। तो तत्सम में क्या है, जो यहाँ देखिए जब लिखिएगा तत्सम और तद्भव में अंतर, तो तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में आया लेकिन उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और उच्चारण जो के तो ही बोला जाता, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। तद्भव, है ना, तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का तत्सम का रूप है तो क्या बिगड़ गया, आग बन गया, यानी तद्भव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर था, है ना। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, हाँ, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है, यानी रचना के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखा रहेगा कि रचना के दृष्टि शब्द कितने भेद हैं, तो प्रत्येक को 2-2 उदाहरण दे दिए। तो रचना के दृष्टि शब्द के दिखे, प्रत्येक को 2-2 उदाहरण दे, तो रचना के दृष्टि शब्द के कितने भेद हैं, प्रत्येक को 2-2 उदाहरण। तो अब हम लोग रचना के दृष्टि से पहले ये लिखना है क्वेश्चन आंसर में, रचना के दृष्टि शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और उदाहरण देकर ही हमको इसको समझाना, यानी वहाँ को आंसर में लिखना है ना। रूढ़, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। तो रूढ़ शब्द देखिए, नाक, कान, दांत, है ना। नाक शब्द का खंड करने पर न अलग हो जाता है और को अलग, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये कौन शब्द कहलाया, रूढ़ शब्द, है ना। जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकला उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कान को करते, का अलग हो जाएगा, न अलग हो जाएगा, तो ये कौन शब्द कहलाया, रूढ़ शब्द कहलाया। दांत हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का अर्थ करने पर कोई अर्थ नहीं निकला उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं यौगिक, है ना। यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों से मेल से बना होता है। यौगिक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द से मिलकर क्या होता है, बना होता है, बने होते हैं, जिनका सभी खंड सार्थक होता है, जिनका खंड करने पर क्या होता है, सार्थक, यानी अर्थ निकलता, यौगिक कहलाता है। तो इसे ये जब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा कि योगी नहीं, क्वेश्चन तो पूछ दिया है कि
क्वेश्चन पूछा है कि योग 3 गो भागों में बांटा गया है ना, तो रूपांतर के दृष्टि से योगी ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द से मिल से बना हो और इनका सभी खंड सार्थक क्योंकि कहलाता है। जैसे घोड़सवार, तो घोड़ा अलग चीज़ है और सवार अलग चीज़, तो सार्थक हो गया। जैसे विद्यालय, तो विद्या अलग चीज़ है, आलय का मतलब घर, दोनों अलग चीज़ हुई। तो ऐसे शब्द जो योगी शब्द से मिलकर, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द से मिलकर बना हो जिनका खंड करने पर सार्थक निकलता है, यानी घोड़सवार, तो ये क्या है, यौगिक शब्द है ना। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, तो तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ये ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले योगरूढ़ शब्द कहलाता है। तो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले क्या कहलाएगा, योगरूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंकज, तो पंकज मतलब कमल हो गया, लंबोदर मतलब गणेश, तो मतलब पंकज तो साधारण था लेकिन कमल हो गया, लंबोदर तो गणेश जी, तो विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, तो कौन सा शब्द कहलाएगा, योगरूढ़। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से है कि उत्पत्ति के दृष्टि शब्द के कितने भेद है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन है और हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए यहाँ से आंसर देना है, उत्पत्ति के दृष्टि शब्दों के 4 भेद हैं, है ना, अपने तरीके से देना है एग्जाम में। उत्पत्ति के दृष्टि शब्द के कितने भेद है, 4 भेद है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। तो अभी एक एक करके हम लोग यहाँ से क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है ना। उत्पत्ति के दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आया है लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम क्या कहेंगे, जो संस्कृत से हजारों साल था लेकिन हिंदी में आया लेकिन उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो कौन सा शब्द कहलाया, तत्सम शब्द कहलाया। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। तो तत्सम शब्द का कहने का मतलब है जो संस्कृत से हजारों साल से है लेकिन हिंदी में आया, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो वही क्या कहलाया, तत्सम शब्द कहलाया। दूसरा नंबर है तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृति होकर हिंदी में आया है, तद्भव कहलाता है ना। तद्भव किसे कहते हैं, ऐसे शब्द, तद्भव वह शब्द हैं जो ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आया है, तो तद्भव कहलाता है। जैसे संस्कृत में हम लोग बोलते थे अग्नि और हिंदी में तद्भव में क्या हो गया, आग। चतुर्थ और क्या बोलते हैं, चौथा, ये चतुर्थ को चौथा बोलते, तो ये क्या है, ये है तद्भव। तो ऐसे जो संस्कृत प्रकृति से विकृत होकर वहाँ से किस में आ जाएगा, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझ में ये उदाहरण है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं देशज, तीसरा नंबर में देशज वह सब जिनकी व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न का पता नहीं चलता है या अपने ही देश में बोलचाल से बना है, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं, है ना। मतलब जिस शब्दों का जन्म अपने देश यानी भारत में हुआ है उसे क्या कहेंगे, देशज कहेंगे, है ना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, वह सब जिनकी व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न पता नहीं चलता है, ये अपने ही देश में बोलचाल से बना है, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे चिड़िया, आंटा, ठेठ, लोटा, चस्का इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब अपने देश में बोले जाने वाले, आप बोल सकते हैं धोती, कुर्ता, समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हम लोग का देशज शब्द है, यानी अपने ही देश में बोले जाने वाले भाषाओं को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं ना। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन आगे और बताएंगे, ठीक है। तो विदेशज शब्द, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, यानी जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ, उसे विदेशज। जैसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि, है ना। तो ये कहाँ हुआ, विदेश में इसका जन्म हुआ इन शब्दों का, तो इसे क्या कहेंगे, अंग्रेजी शब्द। फारसी में आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। अरबी में असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि। तो ये सब क्या है, विदेशी शब्द है, यानी जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे। और ऐसे भी कह सकते हैं जिन शब्दों का मतलब विदेश से हिंदी में आया, विदेशी से हिंदी में आया, और उसे क्या कहेंगे, विदेशज शब्द भी कहते हैं, ठीक है।